वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट आइडिया में इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा जो इकोनॉमिक आइडियाज़ दिए उसका हम यहाँ डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से अल्फ्रेड मार्शल ने अपने इकोनॉमिक आइडियाज़ को प्रोवाइड कराया। सबसे पहले इन्होंने लॉज एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इनके अकॉर्डिंग क्या है, किस तरीके से इन्होंने इकोनॉमिक के लॉज बताया, वो आज हम इसमें बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ डिक्टेट करा इन्होंने, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे एक बिज़नेस की बात करी है जो ऑर्डिनरी फॉर्म में है और उसकी स्टडी जब करते हैं मैनकाइंड को लेकर यहाँ पे बताया गया। मैनकाइंड इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, उनका ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एक्शन या उन्होंने अपने बिजनेस से कितना अर्न करा, उनकी कितनी वेल्थ है, उस चीज़ को लेकर इन्होंने इकोनॉमिक्स को बताया है। सो इन्होंने डिक्टेट करा है कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्टडी है जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की होती है, एक पर्सन या उसके पर्सन के बिजनेस कोर्स ऑफ एक्शन को इन्होंने लिया है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बताया, इट एग्जामिन्स दैट अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एट सोशल एक्शन विच इट is closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being। इन्होंने इस चीज़ को भी इन्वॉल्व करा है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो सोशल एक्शन को लिया गया है, कोई भी व्यक्ति, सारे जितने भी काम करता है, कोई सा भी एक्शन करता है, कोई सा भी वर्क करता है, किसी भी चीज़ को अटेनमेंट करता है, यहाँ पे वेलबींग ऑब्जेक्टिव को लेकर इन्होंने बताया कि उस चीज़ से उनका वेलबींग करना ही ऑब्जेक्टिव होता है। सपोज़ कोई पर्सन किसी चीज़ बिज़नेस कर रहा है तो उसका बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, तो ये खुद का वेलबींग हो गया। मटेरियल से वेलबींग करना, नीड एंड वांट को पूरा करना और उससे वेलफेयर करना, तो खुद का वेलबींग और खुद का वेलफेयर करना ही इन्होंने बताया है। सो एक साइड में इन्होंने स्टडी ऑफ वेल्थ करी है और दूसरे साइड में इन्होंने स्टडी ऑफ मैन के बारे में बताया कि अगर स्टडी ऑफ वेल्थ करनी है तो सबसे पहले स्टडी ऑफ मैन को समझना पड़ेगा कि मैन का क्या रोल है, किस तरीके से मैन वर्क करता है, किस तरीके से मैन अर्निंग करता है, किस तरीके से वेल्थ से वेलफेयर कर सकता है। ये दोनों बातें इससे बताई है। तो इन्होंने किस तरीके से डिक्टेट करा है वो यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में बताया। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, एक तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा हमने, इकोनॉमिक स्टडी है जो एक इंडिविजुअल या मैनकाइंड की होती है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के अंदर। इन्होंने सोशल इंडिविजुअल दोनों का एक्शन बताया, दोनों का कनेक्शन बताया मटेरियल के साथ, और मटेरियल का यूज़ करके किस तरह से पर्सन वेलबींग करता है उसके बारे में भी बताया है। तो इन्होंने दो बात के बारे में बात करी है। फर्स्ट एस्पेक्ट इन्होंने कवर करा है स्टडी ऑफ मैन एंड सेकेंड एस्पेक्ट इन्होंने कवर करा है स्टडी ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा है, इट डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ मैन एंड नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, नॉट सोशल और पॉलिटिकल और रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। सबसे पहली बात, जब ऑर्डिनरी पर्सन की बात आती है, इंडिविजुअल की आती है, मैन की आती है, तो उसमें यहाँ पे इन चीज़ों को एक्सक्लूड कर रखा है इन्होंने या हटा रखा है। क्या क्या चीज़ें है वो, नॉट सोशल और नॉट पॉलिटिकल, नॉट रिलीजियस एस्पेक्ट, यानी कि इसके सोशल लाइफ के बारे में बात नहीं करी इन्होंने पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात नहीं करी, इन्होंने रिलीजियस लाइफ के बारे में बात नहीं करी, इन्होंने बात करी है इकोनॉमिक लाइफ या इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन के बारे में। इसके बाद क्या पॉइंट आएगा, इट एक्सप्लेन्स देयर ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ विच कंसिस्ट अर्निंग, इंपॉर्टेंट लाइन। जब इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करिए तो दो पॉइंट आते हैं, किस तरीके से पैसा आ रहा है और किस तरीके से पैसा खर्च कर रहा है, और उससे पैसा से सेटिस्फेक्शन कैसे लेकर आ रहा है, जैसे फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। तो इन्होंने ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के अंदर पर्सन की इकोनॉमिक एस्पेक्ट को डिटेल में बताया, जैसे किस तरीके से अर्निंग कर रहा है पर्सन, किस तरीके से पर्सन स्पेंड करता है मनी का, और उस अर्निंग और जो स्पेंड का जो प्रोसेस है उसके अंदर तीन चीज़ों को कैसे फुलफ़िल करता है। बेसिक जो है फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है बेसिक, इनको कैसे फुलफ़िल करा है इसके बारे में बताया। तो इन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि ऑर्डिनरी मैन की लाइफ जो है वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में के बारे में बात करी है, बट इकोनॉमिक एस्पेक्ट में किस तरीके से पैसा अर्निंग और स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, और साथ ही साथ इनके साथ सेटिस्फेक्शन ले रहा है।
इसके बाद आता है मार्शल मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्होंने इंडक्शन और डिडक्शन के बारे में बताया, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बताया इन्होंने, इंडक्शन डिडक्शन। फैक्ट एंड फिगर, लॉजिक, किस तरीके से क्या फैक्ट्स एंड फिगर की स्टडी की जाती है, किस तरीके से लॉजिकली स्टडी की जाती है, दोनों मेथड के बारे में इन्होंने बताया। Both are complementary to each other. He says induction and deduction both needed for scientific thought as left and right foot for the both need for walking. एक एग्जाम्पल से भी इन्होंने इस चीज़ को समझाने की कोशिश करी है कि इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जैसे साइंटिफिक मेथड इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एक तरीके से एक पर्सन उसके दोनों लेग इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दोनों मेथड के बारे में इन्होंने बताया है, दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एस्टेब्लिश करने की बात कही है इन्होंने। The best method is keep other forces constant, steady the forces influencing the phenomenon. Thus, all the other forces are reduced to inaction by the fresh अदर थिंग्स भी इक्वल। इन्होंने इस चीज़ को भी बताया कि किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं तो सबसे अच्छा मेथड क्या है कि अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखे, दो ही या चीज़ों को स्टडी करें। जैसे एक एग्जांपल आता है डिमांड के अंदर, जब हम स्टडी करते हैं तो डिमांड और प्राइस की स्टडी करते हैं तो डिमांड और प्राइस का रिलेशन बनाते हैं। उस केस के अंदर जब लॉ लगता है तो प्राइस और डिमांड के रिलेशन में प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज और प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज देखते हैं, तो उस केस के अंदर अदर थिंग्स को कांस्टेंट या अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट माना जाता है। इसी तरीके से इन्होंने बताया कि किसी भी चीज़ का अगर एनालाइज करना है तो बेस्ट मेथड क्या है, मार्शल मेथड क्या कहता है कि एक अदर फैक्टर या अदर फोर्सेस को कांस्टेंट रखा जाए। वांट एंड देयर सेटिस्फैक्शन, इसके बाद मार्शल ने वांट के बारे में बताया, किस तरीके से वांट से सेटिस्फैक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर नेसेसरीज़, कंफर्ट और लग्जरीज़ के बीच में डिस्टिंग्विश करा है, डिफरेंस बताया इनके बीच में। वांट सेटिस्फाई होती है लेकिन अलग अलग गुड्स की अलग अलग थ्योरी है। नेसेसरी गुड्स की अलग थ्योरी होती है। नेसेसरी गुड्स बेसिकली नेसेसिटी के काम में आता है, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उन गुड्स को इन्वॉल्व करता है। कंफर्ट गुड्स कंफर्ट जोन से रिलेटेड करता है, लग्जरीज गुड्स लग्जरी जोन से रिलेट करता है। तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि कंजम्पशन का बिगनिंग कब होता है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड होती है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तब गुड्स खरीदा जाएगा और देन गुड्स का कंजम्पशन होगा। तो इन्होंने दोनों चीज़ों को बताया कि कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि कंजम्पशन ज़रूरी है फिर प्रोडक्शन वापस होता, फिर कंजम्पशन ज़रूरी फिर प्रोडक्शन होगा। तो कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करना ज़रूरी है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म बताया इन्होंने। और इन्होंने इसी तरीके से वांट्स से सेटिस्फैक्शन करा जाए उस चीज़ के बारे में बताया। तो कंजम्पशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू मार्शल, और कंजम्पशन के लिए ही प्रोडक्शन होता है। फोर्थ पॉइंट इन्होंने बताया मार्शल इन यूटिलिटी एंड डिमांड, यूटिलिटी और डिमांड के बारे में बता रखा है। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा है कि जो प्राइस ऑफ ए कमोडिटी है वो नॉट बाय सप्लाई अलोन डिटरमाइन होती है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी है कि प्राइस पहले सप्लाई से ही डिटरमाइन नहीं होती अलोनली, डिमांड भी ज़रूरी इसके लिए। और यूटिलिस्ट थ्योरी क्या बिलीव करता है कि डिमांड और सप्लाई दोनों से यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों से यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी डिटरमाइन होती है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और यूटिलिटी थ्योरिस्ट जो है दोनों अलग अलग है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि सप्लाई और डिमांड दोनों ज़रूरी है, जबकि यूटिलिटी जो है वो ये कहते हैं कि बोथ एंड सप्लाई और डिमांड कर्व जो है वो अलग अलग इनके शो होंगे। तो एक तरीके से दोनों के बारे में इन्होंने बात करी, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और उसके कंसेप्ट के बारे में इन्होंने बात करी है। सो प्राइस ऑफ कमोडिटी डिटरमाइंड नॉट बाय सप्लाई अलोन, क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव, और नॉट बाय डिमांड अलोन, यूटिलिटी थ्योरिस्ट बिलीव। लेकिन दोनों डिमांड और सप्लाई दोनों से अफेक्ट होता है। मार्शल टेक अप द थ्योरी ऑफ डिमांड टू एनालाइज कंज्यूमर बिहेवियर। मार्शल ने कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए थ्योरी ऑफ डिमांड को लिया है, या थ्योरी ऑफ डिमांड का एक सहारा लिया है इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो समझदार कंज्यूमर होता है या रैशनल कंज्यूमर होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करे खुद के कंजम्पशन से, और जो भी सेटिस्फेक्शन होगा वो क्वांटिटी से हमेशा रिलेट करता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करता है कंज्यूमर उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन की उसकी नीड रहती है, मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन करना चाहता है। तो इससे पता चलता है कंज्यूमर कितना सेटिस्फेक्शन कर रहा है,
कितना गेन कर रहा है उस पर्टिकुलर कमोडिटी से जब वो क्वांटिटी का इंक्रीज़ करता है कंजम्पशन। दस डिमांड इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर डिमांड उसका बेस्ड है। क्या है स्टेट कि ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट के लिए पर्सन स्टॉक को इंक्रीज़ करेगा, लेकिन जितना स्टॉक इंक्रीज़ करेगा एक टाइम पे हर स्टॉक पे वो पहले से कम यूज़ करेगा। सपोज़ करते हैं कि फर्स्टली वन कप टी को कंजम्पशन कर रहा है, देन वो 1 कप टी के बाद अगली बार 3/4 टी कप कंजम्पशन कर रहा है, देन हाफ कंजम्पशन कर रहा है। तो जितना स्टॉक टी का इंक्रीज़ कर रहा है उतना ही वो उसकी यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, उसका सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी लॉ के अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन के बारे में मार्शल ने बताया है कि कंज्यूमर का किस तरीके से बिहेवियर शो होता है एक्स्ट्रा गुड्स या एक्स्ट्रा स्टॉक को लेने पर। जैसे जैसे एक्स्ट्रा स्टॉक लेता है वैसे वैसे गुड्स को यूज़ करना कम करता है, और एक पॉइंट आता है जब वो उस चीज़ को नेगेटिव यानी कि ख़त्म करता है या फिर लेता ही नहीं, क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है पर्टिकुलर गुड को लेकर। सो अज्यूमिंग द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट। लेकिन इसमें एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अजम्पशन क्या है, मनी का यूटिलिटी जो होता है मार्जिनल यूटिलिटी वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि मनी के सेटिस्फेक्शन कभी ख़त्म नहीं होता पर्सन का। ये एक नॉर्मल अजम्पशन माना जाता है। जितना ज़्यादा मनी यूज़ करेगा उतना ज़्यादा वो एडिशनली कमोडिटी को यूज़ करेगा, इसलिए यहाँ पे मनी का कांस्टेंट रहता है सेटिस्फेक्शन, जबकि एडिशनल यूनिट और दूसरी कमोडिटी की करेगा तो वहाँ पे डिमिनिशिंग होगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी मार्शल डेवलप लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसी चीज़ को लेकर लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी डेवलप करा है। इसके अंदर ये बताया कि कंज्यूमर एक गुड्स को सब्स्टिट्यूट करेगा, अगर 2 कमोडिटी है सेम नेचर की तो एक को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा और एक को ही यहाँ पे यूज़ करेगा सेटिस्फेक्शन के पर्पस को लेकर। In practical life, the consumer has to choose between more than one commodity. Rational consumers will spend money in such a way total satisfaction is maximum. जितना पर्सन कमोडिटी ज़्यादा यूज़ करेगा हम पढ़ चुके उतना ही वो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम करते रहेगा, और एक रैशनल कंज्यूमर होगा वो अपने मनी का प्रॉपर सा यूज़ सेटिस्फेक्शन के लिए ही करता है। ये भी इसमें बताया गया। He will go on substituting one commodity for another till he gets maximum satisfaction. जब तक वो एक गुड से सेटिस्फेक्शन नहीं ले पाता तब तक वो उसी गुड्स को यूज़ करता है। जैसे ही उसका सेटिस्फेक्शन कम होगा वैसे ही वो ख़त्म कर देगा।